रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहला चैप्टर बेटा प्लेन मिरर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टफ भी नहीं है, मैकेनिक्स की तुलना में सरल है, इलेक्ट्रो और कैपेसिटर की तुलना में भी सरल ही है। तो अच्छे से समझना सारी चीज़ों को, है ना। सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर को शुरू करने के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। एक है हमारा, कोई भी बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो या फिर वो कर्व मिरर हो, कोई भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कर्व मिरर। परावर्तन के दो नियम है, रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। मान लीजिए कोई भी इंसिडेंट रे इस पर आती है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, और यहां पर मैं एक नॉर्मल बना देता हूं। तो इस वाली रे को बच्चों हम लोग बुलाते हैं इंसिडेंट रे। इस वाली रे को बच्चों हम इंसिडेंट रे बुलाते हैं। ये नॉर्मल है जो मिरर के परपेंडिकुलर होता है, अभिलंब है हमारा, नॉर्मल है। और ये वाली रे हमारी है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे है बेटा। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल। ऐसे यहां पर भी हम कहीं पे भी रे ऐसे डाल देंगे इस तरह से, और ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो ये कोण होता है, इस कोण को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो कोण होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं नाम लिख देता हूं, आई है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एन हमारा यहां पर नॉर्मल है। तो परावर्तन के दो नियम है, रिफ्लेक्शन के बेटा दो लॉ हैं। एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक तो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल मतलब नॉर्मल के साथ जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाती है उतना ही एंगल हमारी रिफ्लेक्टेड रे बनाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, ये फर्स्ट लॉ है। और सेकंड कहता है कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं, तीनों को प्लेनर होते हैं, तीनों को प्लेनर होते हैं। तो आई वेक्टर, अगर मैं इंसिडेंट रे के अराउंड वेक्टर बनाऊं, कॉमा एन वेक्टर और कॉमा आर वेक्टर रिफ्लेक्टेड रे के आर को प्लेनर। इसी स्टेटमेंट को मैं मैथमेटिकली अगर मुझे बोलना है तो मैं को प्लेनर बोलूँ, ठीक है ना। लिख लें बेटा, स्पीड में मेंटेन रखेंगे, चूंकि 1.25 घंटे की क्लास है तो बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो केमिस्ट्री क्लास से आ रहे हो क्या? अच्छा, छूट गई केमिस्ट्री क्लास। लिख लो, 2 मिनट का टाइम दे देना।
ये जो परावर्तन के नियम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये सभी प्रकार की सरफेस पर वैलिड है। मतलब कोई लाइट रे अगर प्लेन सरफेस पर गिरती है तो भी ये नियम काम करेंगे, और किसी भी कर्व सरफेस पर गिरती है तो भी ये नियम काम करेंगे, ठीक है ना। तो परावर्तन के रिफ्लेक्शन के बेटा दो रूल होते हैं, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होंगे। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये एक ही प्लेन में आपको नजर आएंगे, एक ही प्लेन में होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। लिख लिया सबने? ये लिख लो। अब देखो, मैं तुम लोग को तीन वेक्टर के थोड़ी सी कोप्लेनरिटी की कंडीशन लिखवा देता हूँ। वेक्टर में कभी कभी आता है, काम आता है, एक आध बार टेस्ट में भी आया तुम लोग के। कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स। बेटा अगर तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर सेम प्लेन में है तो उन्हें कोप्लेनर कहते हैं ना। जैसे ये मेरी ये उंगलियां सेम प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में, अगर इनको सबको वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दें, ये सब कोप्लेनर है। तो ऐसे समझ लो कि इफ थ्री वेक्टर्स कोई भी तीन वेक्टर ले लेते हैं। चलो, मेरा पहला वेक्टर बेटा हमने लिया a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। कोई भी b वेक्टर है बेटा a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। और कोई भी तीसरा वेक्टर है a3 i कैप, b3 j कैप, c3 k कैप। इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर होंगे तो बेटा इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू 0 होती है। ये कंडीशन है, ये कंडीशन होती है। A डॉट B क्रॉस C भी 0, मतलब कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर तीसरे से डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो 0 आ जाता है। आइए इसको समझ लेते हैं, आपके दायरे में है सारी चीजें। आप समझिए, ए बी सी तीनों सेम प्लेन में, मैं उदाहरण के तौर पर बोर्ड के प्लेन में मान लेता हूं। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों बोर्ड के प्लेन में मान लेता हूं, बोर्ड पे ही है। अब मैं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, बी क्रॉस सी है, चलो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन निकालता हूं। तो बी क्रॉस सी देखिए बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे बाहर की तरफ। तो बी क्रॉस सी ये वेक्टर आ गया जो आप पेन को देख पा रहे हैं। अब मुझे बताइए, जो बी क्रॉस सी आया है वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो ए वेक्टर और बी क्रॉस सी आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो अगर मैं ए वेक्टर के साथ इसका डॉट ले लूंगा तो कितना आएगा? 0। वही चीज मैंने लिखी, क्या बात समझ में आ गई? या लेकिन क्या हम इतनी मूर्खता करेंगे कि इतना सब नहीं कर पाएंगे नीट के पेपर में कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी करें फिर डॉट करें? तो बेटा जब ये ए डॉट बी क्रॉस सी के लिए एक सिंपल स्टेटमेंट, मतलब इसको कर करा के जो वैल्यू आई है उसे दूसरे ढंग से भी निकाला जा सकता है। कैसे? इसे बॉक्स प्रोडक्ट भी कहा जाता है। बेटा इसको लिखने का तरीका होता है, ये ए डॉट बी क्रॉस सी को, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ए डॉट बी क्रॉस सी को लिखने का एक और तरीका होता है, इसे बॉक्स बनाया जाता है और उसमें तीनों वेक्टर लिख लिए जाते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी। इसे बॉक्स प्रोडक्ट भी कह देते हैं लोग, बॉक्स प्रोडक्ट भी बेटा कह देते हैं लोग। STP तो है ही है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, स्केलर क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइनल आंसर स्केलर आता हो, तीन वेक्टर हैं तो ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ क्रॉस लगा दें तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है, वो है नहीं अपने कोर्स में।
है तो ये भी नहीं ऑफिशियली, इसलिए क्लास में शायद मैं कभी कभी भूल जाता हूँ बताना, पर जेई मेन में भी नहीं है, पर क्वेश्चन आ गया फिजिक्स में। नीट के पेपर में भी हम किताबों में देखते हैं कई बार कोप्लेनरिटी के क्वेश्चन बना रहता है, तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, और यहाँ यूज भी हो रहा है तो मैंने कहा यही बता देता हूँ। तो सुनो, बॉक्स प्रोडक्ट की बेटा वैल्यू कैसे लिखी जाती है। तो यहां पर एबीसी में कैपिटल ए लिख देता हूं यार, कैपिटल ए लिख, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कोई, ठीक है, ओके। तब सुनो, क्या इस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे निकलती है। वैल्यू निकलती, हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं बेटा, और इनके कोफिशिएंट्स के डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। पहली रो में लिख देते हैं A1 B1 C1, दूसरी में A2 B2 C2, और तीसरी में A3 B3 C3। अब जैसे सॉल्व करना है वैसे कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस ऐसे क्या करते थे ना, प्लस आई जे के याद है ना, प्लस माइनस प्लस, तो A1 प्लस के साथ ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, B2 C3 रटना नहीं है इसको, जैसे करते हैं वैसे कर लेंगे, B2 C3 माइनस B3 C2, फिर माइनस का बी प्लस माइनस प्लस माइनस का B1, फिर ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, A2 C3 माइनस A3 C1, तो A2 C3 माइनस A3 C2, ठीक है। फिर C1 ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, प्लस C1 ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, A2 B3 माइनस A3 B2। इस प्रकार से जो भी वैल्यू आएगी हम निकाल लेंगे। तो सुनो, बॉक्स प्रोडक्ट बेटा ऐसे निकाल लिया करेंगे, और अगर कोप्लेनर है, कोप्लेनर है ना, कंडीशन ये है हमारी कंडीशन, ये बेटा कंडीशन है ऑफ कोप्लेनरिटी। कोप्लेनरिटी की कंडीशन है ये हमारी, ध्यान रखेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू, यानी ये पूरा का पूरा बॉक्स उठाकर हमें क्या कर देना होगा, हमें जीरो कर देना होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बनता है। तो मैं अब यहां मुझे याद क्यों आया ये पढ़ाना आपको, क्योंकि जो तुम परावर्तन के नियम लिख रहे हो, तुमने रिफ्लेक्शन के, अभी आप नोट करिएगा, मैं यहां पर दिखाऊंगा। आपने पढ़ा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं। तो अगर मैं इन तीनों को वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं, तो इस वेक्टर को अगर बेटा मैं आई वेक्टर कह दूं, ये एन वेक्टर कह दूं, और ये मैं आर वेक्टर कह दूं, तो ये तीनों वेक्टर जो होंगे वो कोप्लेनर होंगे। तो कोप्लेनर होने का मतलब है इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा बेटा, वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तीनों वेक्टर जब कोप्लेनर होते हैं तो उनके बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी आई डॉट एन क्रॉस आर जीरो होगा। तो मैं सवाल नीट में कैसा बना सकता हूं, मैं बेटा कोई तीन वेक्टर पकड़ा दूंगा तुमको कि आई वेक्टर इतना है, जे इतना है, के आर इतना है, आई एन आर दे दूंगा आपको, इंसिडेंट रे का वेक्टर, नॉर्मल का वेक्टर और रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर। उसमें एक अननोन डाल दूंगा अल्फा, कि अल्फा की वैल्यू बताओ। तो तुम्हें बस क्या करना होगा, उनका बॉक्स बनाना होगा, तुम्हें उनका बॉक्स बनाना होगा, बॉक्स, और बॉक्स को जीरो कर दोगे तो अपने आप अननोन की इक्वेशन बन जाएगी, और उस इक्वेशन से अननोन की वैल्यू आ जाएगी। मैं भी आपको निकाल कर दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, पहले तो आप ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नीचे ये वाला स्टेटमेंट लिखिए, और फिर आप ये वाला कंटेंट नोट करिए, अगर पहले नोट कर चुके हैं तो कोई दिक्कत। देखो पीछे वालों को दिख रहा है साफ साफ इतने से, छोटा तो नहीं है।
इसका हाथ सधा ना हो, रे डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको, तो अगले टर्न से स्केल ले आना है। स्केल लेके आओगे तो रे डायग्राम अच्छे बनेंगे। आइए, तो पहले मैं एक वेक्टर का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर रे ऑप्टिक्स में कैसे यूज करते हैं। कोप्लेनरिटी ये जो थ्योरी को पढ़ाई गई है, उसमें आपको बात समझ लें। पहले तो आपको ये समझाया गया कि अगर तीन वेक्टर होते हैं तो उनको इस तरह से, जब अगर दो वेक्टर का क्रॉस लेके तीसरे से डॉट ले लेते हैं तो इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, इसे बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसकी इसे ऐसा करना ना पड़े, दो को क्रॉस लेके फिर एक का डॉट लेके लंबा पड़ता है, तो ऐसे ना करना पड़े, तो हम इसको निकालने का दूसरा तरीका होता है कि इनके गुणांक जो हैं, कॉफिशियंट्स, कंपोनेंट्स आई जे के वाले, A1 B1 C1, इनका एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, और जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वही इस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू आती है। यानी बॉक्स प्रोडक्ट निकालने का बहुत आसान तरीका। तो ये तो हो गया बॉक्स निकालते कैसे। अब कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी क्या है? कोप्लेनरिटी कंडीशन ये होती है कि इस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है? जीरो। ठीक है, क्योंकि हमने आपको दिखाया कि अगर कोप्लेनर होंगे, तीनों एक प्लेन में होंगे, तो किन्हीं भी दो का जो क्रॉस होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो तीसरे के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो फिर उनका डॉट लेने पे डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो याद रखना, एक तो ये कि बॉक्स प्रोडक्ट निकलता कैसे है, और दूसरा कोप्लेनर होने पर ही बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल कैसे आ सकता है हमारे एग्जाम में? हमारे एग्जाम में सवाल आने के लिए एक तो वेक्टर का ही सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ देगा, एक सवाल तो वेक्टर का ही आ जाएगा, जो आता भी एक आध बार शायद आया है, वैसे ऑफिशियली नहीं है, लिखा नहीं है सिलेबस में, लेकिन हाँ ठीक है, आ सकता है। तो जैसे मैं अगर आपसे कहूं, एक जनरल सवाल बना रहा हूं, इसका रे ऑप्टिक्स से कोई लेना देना नहीं है, वेक्टर का सवाल है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इफ वेक्टर्स, कोई तीन वेक्टर ले ले रहा हूं, P 2I प्लस 3J प्लस अल्फा के, Q वेक्टर 3I माइनस J प्लस के प्लस R वेक्टर 4I प्लस 3J प्लस 2 अल्फा के आर कोप्लेनर। आर कोप्लेनर, फाइंड अल्फा। हमसे कहा गया ये तीनों वेक्टर को, मैंने ऐसे अपनी तरफ से सवाल बनाया है, उम्मीद है कि सवाल रेलेवेंट रहेगा। तीनों वेक्टर बेटा कोप्लेनर है और अल्फा की वैल्यू बतानी है, तो क्या करेंगे? इनका बॉक्स उठा के जीरो कर देंगे। तो चलो, तो बॉक्स कोप्लेनर के लिए हमने बॉक्स बनाया, सोल्यूशन में चले गए हम, और हमने कहा कोप्लेनर के लिए 2 3 अल्फा, 3 - 1 1, और 4 3 2 अल्फा। तो पहले 2 कॉमन लिया, बॉक्स जैसे डिटर्मिनेंट करते थे वेक्टर में वैसे पहले रो से चलेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो जब 2 हटाएंगे तो पहली कॉलम छोड़ देंगे, पहला रो, -1 गुणा 2 अल्फा, तो इट विल बी -2 अल्फा। फिर -3 × 1, तो -3, फिर ये आ जाएगा माइनस का 3, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 3 × 2 अल्फा, तो 6 अल्फा हो गया ना, ये छोड़ा 3 × 2, माइनस का 4, फिर प्लस का अल्फा, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 3 × 3 9, माइनस माइनस प्लस 4, इक्वल टू 0 कर दिया। एक बार फिर से देख लें, 2 को छोड़ा, इसको छोड़ा, 2 हटाया, तो -2 × 2 अल्फा इंटू -1, -2 अल्फा, माइनस हमारा वाला 3 × 1 3, फिर प्लस माइनस प्लस ऐसे चलते, तो फिर माइनस के साथ 3 आएगा, बीच वाला कॉलम छोड़ा, ही रो, 3 दूनी 6 अल्फा, -4 × 1 4, फिर प्लस अल्फा, 2 × 2, अल्फा छोड़ा, ये छोड़ा, तो 3 × 3 = 9, माइनस माइनस 4, माइनस माइनस 4, ठीक है, +4, तो ये हो गया माइनस का 4 अल्फा,
माइनस का 6, माइनस का 18 अल्फा, प्लस का 6 4 तिहाई 12, प्लस 9 अल्फा, नहीं प्लस 13 अल्फा इक्वल टू 0। तो 18 4 22, 22 में 13 गए 9 अल्फा, 9 अल्फा इक्वल टू 3 अल्फा 1/3। हाँ 6 तो बचा, हाँ 6, तो अल्फा आ गया है 2/3। तो ये तो वेक्टर का सवाल हो, ऐसे कोई अननोन डाल सकता। अब इस ये तो वेक्टर का सवाल हो गया। इसी सवाल में अगर मैं तुमसे कहता कि बेटा एक मिरर पर रे जा रही, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में वेक्टर ये है। अगर मैं तुमसे कहता कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में वेक्टर ये है, रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में वेक्टर ये है, और नॉर्मल की डायरेक्शन, चलो नॉर्मल इसे बोल देता हूं, नॉर्मल की डायरेक्शन में वेक्टर ये और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में वेक्टर ये, तो अल्फा की बताइए वैल्यू। तो आप तुरंत समझ जाते कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे कैसे होते हैं, कोप्लेनर। तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा, तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा। क्या करोगे, तुरंत बॉक्स बना के जीरो करोगे, सेम सवाल हो जाएगा। कुल मिला के मैं नहीं करा रहा हूं वो सवाल। तो एक सवाल में हमने 2 सवाल का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो ऐसा ही सिंपल है कि अगर आपको 3 वेक्टर दिए जाएं, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर, और एक आपका नॉर्मल का वेक्टर, और बोले तीनों वेक्टर हैं और अननोन डाल दे कि अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू बताओ, तो तुम उनका बॉक्स जीरो कर दोगे, डिटर्मिनेंट जीरो कर दोगे कोफिशिएंट का, तो अननोन की वैल्यू आ जाए। क्योंकि जो परावर्तन का दूसरा नियम है वो यही कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे क्या होते हैं, सेम प्लेन में। ये हम थ्योरेटिकली पढ़ते जरूर हैं, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है। नीट में नहीं आया पर पेपर अब टफ आने लगा है, तो उम्मीद है कि इस पे सवाल वो बना सकते हैं। ऐसा कौन सा पार्ट टूट जाएगा, डिटर्मिनेंट ही तो जीरो करना है। तो जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं लास्ट ईयर, उससे तो बहुत आसान है ही क्वेश्चन, टफ नहीं है। बट हाँ, मैंने भी लास्ट ईयर पढ़ाया था तो ये नहीं बताया था, मैं भी इसको स्किप कर देता था कि अरे ये नीट में नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन अब अपन स्किप नहीं कर सकते, इस चीजों को भी देखते चलेंगे, ठीक। तो जो न्यूटन, जो रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है, उस पर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आपको इंसिडेंट रे का वेक्टर, नॉर्मल का और रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर देख के अननोन की वैल्यू पूछ सकता है। तो तीनों कोप्लेनर होते हैं, तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन है कि 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब परावर्तन के 2 नियम पढ़ने के बाद बेटा हम 2 केसेस आपको बताना चाहेंगे, थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें हैं, स्पेशल केसेस ऑफ इंसिडेंस। तो स्पेशल केस है, रे जब पड़ती है, 2 नाम है बेटा जो बार बार यूज होंगे, जो आपको पहले से पता होने चाहिए। एक होता है नॉर्मल इंसिडेंस, एक बेटा नॉर्मल इंसिडेंस होता है ना। इसे अभिलंब आपतन कहते हैं। नॉर्मल इंसिडेंस उसे होता है जब मिरर के 90 डिग्री पर रे इंसिडेंट होती है। जैसे कि मान लो ये मिरर है बेटा, और कोई लाइट रे एकदम 90 डिग्री पे ऐसे गिरे, मिरर से 90 डिग्री एंगल बना रही हो, है ना। कोई भी रे हो सकती है, जरूरी नहीं कि प्लेन मिरर हो, ऐसे हो सकती है। तो ये रे अगर इस पे मिरर पे गिर रही है, ये रे ऐसे मिरर पे गिर रही है, तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये मिरर से एंगल 90 डिग्री बनेगा, पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो, क्योंकि नॉर्मल से एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। अच्छा, अब हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है बेटा, आर। तो आई अगर जीरो है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब समझते हो कि अगर नॉर्मल के अलोंग लाइट रे आई है, तो ऐसे ही उसी रास्ते से नॉर्मल के अलोंग वापस चली जाएगी। अगर ऐसे नॉर्मल के अलोंग आई है तो वैसे ही रिट्रेस हो जाएगी। तो एक तो रे ऐसे आई,
इस तरह से आई और ऐसे मुड़ के 180 डिग्री और वापस चली गई। तो डायरेक्शन में कितने का चेंज हुआ? 180। तो यहां पर एक तो ये बात है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, विचलन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन ऐसी परिस्थिति में कितना होता है? 180 डिग्री। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रे जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पे लौट रही है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रीट्रेसिंग इट्स पाथ। लाइट रे अपने पाथ को दोहरा रही है, जिस रास्ते से आई थी उसी पे वापस लौट गई। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस केस लाइट रे रीट्रेसेस इट्स पाथ। लाइट रे अपने पाथ को रीट्रेस कर रही, दोबारा से उसी रास्ते पर लौट जा रही। अच्छा, ये शब्द बार बार प्रयोग होता है रे ऑप्टिक्स में। हम देखेंगे कि मिरर में कुछ अच्छे सवाल बनेंगे, प्रिज्म वगैरह में भी अच्छे सवाल बनेंगे। जहां पर भी बेटा ये शब्द आएगा, रिट्रेस वाला शब्द आएगा, तो वहां तुरंत तुम्हें पकड़ना होगा इस बात को कि यहां पर जैसे रिट्रेस शब्द आएगा तुम समझ जाना कि जो रे है वो मिरर से 90 डिग्री पे टकरा गई होगी, नॉर्मल इंसिडेंस हो गया होगा। अच्छा, मिरर से 90 डिग्री है, ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। तो पक्की बात है जब 90 डिग्री से टकरा गई होगी तो वहां पर रिट्रेस वाला केस बेटा बन जाएगा। तो दूसरा होता है, ये शब्द भी बार बार प्रयोग होगा पूरा ऑप्टिक्स में, से बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलते हैं। ग्रेज का मतलब होता है रगड़ते हुए जाना। जैसे कोई सरफेस है एकदम टच करते हुए जाना है ना, टेंजेंशियल। तो ग्रेजिंग का मतलब होता है जैसे कोई भी सरफेस है, मान लो मिरर है, कोई कर्व मिरर या कोई प्लेन मिरर भी हो सकता है, और कोई लाइट रे एकदम ऐसे नॉर्मल के साथ, मिरर से 0 डिग्री एंगल, नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल, आई 90 है तो आई बराबर आर है तो आर भी 90 होगा। तो अगर कोई लाइट रे सरफेस से बिल्कुल ऐसे टेंजेंशियल टू द सरफेस है ना, टेंजेंशियल टू द सरफेस हो, इंसिडेंट रे जो है ना वो टेंजेंशियल होती है, टेंजेंशियल टू द सरफेस, सरफेस के टेंजेंशियल होगी इंसिडेंट रे, और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90। इस तरह की रे को ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं। इसका रिफ्लेक्शन से ज्यादा रिफ्रैक्शन वगैरह में प्रयोग होगा। जहां पर भी लाइट रे सरफेस के टेंजेंशियल, मान लो ये प्रिज्म है और प्रिज्म में ये सरफेस है, सरफेस की ये परपेंडिकुलर है, और कोई लाइट रे मान लो इस तरह से आई, ऑलमोस्ट इस तरह से सरफेस के टेंजेंशियल और अंदर रिफ्रैक्ट हो गई, तो हम इसको ग्रेजिंग इंसिडेंस कहेंगे। ग्रेजिंग इंसिडेंस कि प्रिज्म पर लाइट रे ग्रेजिंग इंसिडेंस फॉल कर रही है, और इसी तरह से मान लो इधर से ऐसे चली जाए नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो इसे ग्रेजिंग एमरजेंस कहेंगे। तो ग्रेजिंग का मतलब होगा जब सरफेस के टेंजेंशियल रे चलेगी और नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बनाएगी। अगर इंसिडेंट रे ग्रेजिंग है तो ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलेंगे, और अगर रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजिंग है, एमरजेंट रे ग्रेजिंग है, तो ग्रेजिंग एमरजेंस बोलेंगे। मिरर पे भी वही मतलब है, वही मतलब रिफ्रैक्शन में है, वही मतलब रिफ्लेक्शन में। तो दो शब्द ऐसे हैं जो बार बार आएंगे। अब जैसे कोई न्यूमेरिकल पूछा, उसने डायग्राम नहीं बनाया, उसने कहा लाइट रे इंसिडेंट इन अ ग्रेजिंग इंसिडेंस मैनर। अब आपको नाम भी नहीं पता, मतलब ही नहीं पता ग्रेजिंग का क्या मतलब है। अगर आपको पता है कि अरे हाँ ग्रेजिंग का मतलब 90 डिग्री एंगल, आई बराबर 90, आप तुरंत रख लेंगे। तो बस मीनिंग है, शब्द है, पता होने चाहिए। नॉर्मल इंसिडेंस मिरर में थोड़ा ज्यादा यूज होगा। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब सरफेस के नॉर्मली गिरना। ऐसे रिफ्रैक्शन में भी अगर मैं कहूं प्रिज्म की सरफेस पर रे नॉर्मल इंसिडेंस है, तो इसका मतलब ये सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे सीधे अंतर चली जाएगी, आई बराबर 0 हो जाएगा, है ना। तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है सरफेस के नॉर्मली आना। मिरर पे जब रे नॉर्मल इंसिडेंस करती है तो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर लौट जाती है। तो ये शब्द यहां पर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीट्रेस करना। ये क्वेश्चन आप देखोगे कि ये अभी न्यूमेरिकल्स में आने लगेगा। लिख लें, कोई कंफ्यूजन है, छोटी छोटी बातें हैं, पहला लेक्चर है तो आप उसको पूछ सकते हैं।
लिख लिया बेटा? एक बहुत छोटे कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हिंदी में विचलन कोण कहा जाता है इसे। बेटा एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है कि अपने ओरिजिनल रास्ते से कितना डिग्री, कितना एंगल डेविएट हो गए। आप किस रास्ते पे जा रहे थे और रे हमारी उससे कितना डेविएट हो गई। तो जैसे बेटा कोई भी लाइट रे हमारी ऐसे जा रही थी, मान लो ऐसे जा रही थी इस डायरेक्शन में, और वो ऐसे चली गई, तो उसकी जो इनिशियल डायरेक्शन थी वो ये थी, और फाइनली वो चली ऐसे गई बेटा। तो इस कोण को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। इन दोनों डायरेक्शन के बीच में जनरली जो छोटा वाला कोण बनता है वही हमारा प्रिंसिपल डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। लेकिन कभी कभी दोनों डायरेक्शन मेंशन करके पूछ लेता है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये रे ऐसे जा रही थी और ये इधर डेविएट हो गई और चली ऐसे गई, टकरा के रिफ्लेक्शन हो गया या रिफ्रैक्शन हो गया, कोई भी घटना हो गई, रे हमारी अपनी डायरेक्शन उसने बदल दी, तो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण कहते हैं। लेकिन अब रे एक ज्योमेट्रिकल टूल है चीजों को समझने का। ऐसा थोड़ा ना कि रे कोई फिजिकल एंटिटी, आदमी था और वह ऐसे जा रहा था, उसने देखा ओहो आगे गड़बड़ है, यहाँ चला गया, वो आपको दिख रहा है। रे आप रे डायग्राम आप बनाते हो ऑप्टिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए आपको पता थोड़ी ना कि रे थी और वो ऐसे मुड़ी है, क्या पता। तो इसलिए इसको दोनों ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट, ये थ्योरेटिकल होता है। तो इसको आप ऐसे समझते हो कि अगर रे ऐसे बेंड हुई होगी क्लॉकवाइज, तो ये डेविएशन हो जाएगा क्लॉकवाइज। अब देखें ये क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है, रे ऐसे थी और ऐसे हो गई, और हो सकता है कि ये रे ऐसे मुड़कर ऐसे मुड़कर ऐसे तब ऐसे गई हो। तो अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर करूंगा तो वो ऐसे हो जाएगा। ओके, तो पहले तो हम ये समझें कि डेविएशन का मतलब क्या है, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट हो जाना। फिर एंगल ऑफ डेविएशन हम दो दिशा में निकाल सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डेविएशन और एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन को अगर जोड़ दिया जाए, क्या तुम बता सकते हो कितनी वैल्यू आएगी? 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। तो हम यहां देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन का जो सम होता है वो 3, यानी अगर क्लॉकवाइज 120 डिग्री है तो एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा, वही आंसर 240 डिग्री। अगर क्लॉकवाइज 90 डिग्री डेविएट हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज अगर 60 डिग्री डेविएट हुई है रे, तो वही क्लॉकवाइज कितनी हो जाएगी, 300 डिग्री। कई बार अगर मेंशन ना किया जाए तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि छोटा वाला एंगल बताया जाता है, छोटा वाला, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे क्वेश्चन भी किताबों में देखे हैं, कुछ एआईटीएस पेपर बनाते हैं, अलग अलग कोचिंग पेपर बनाती हैं, उनके कोचिंगों में के पेपर्स में भी हमने देखा कि वो जो छोटा वाला है वो ऑप्शन में नहीं डालते, और वो मेंशन भी नहीं करते कि क्लॉकवाइज। देखिए अगर उन्होंने कह दिया कि एंटी क्लॉकवाइज बताइए, क्लॉकवाइज बताइए, तब तो मजबूरी है, आपको निकालना ही उस सेंस में पड़ेगा। लेकिन कई बार मान लो आंसर है 60 डिग्री क्लॉकवाइज और 60 डिग्री ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन 300 डिग्री ऑप्शन में है, तो हम 300 डिग्री वाला टिक कर देंगे, क्योंकि 300 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर 60 डिग्री क्लॉकवाइज आ रहा है। तो कई सारी बातें हैं कि अगर मान लो हमारे पास, हमें एक आंसर करना है, करेक्ट आंसर करना है, तो पहले हम एक्यूट एंगल, एक्यूट नहीं सॉरी, छोटा वाला एंगल आंसर करेंगे, 180 से छोटा वाला, तो दैट विल बी अवर आंसर। पर अगर वो ऑप्शन में नहीं हो तो सेकेंड ओपिनियन पे जाएंगे। दोनों ऑप्शन में हो, एक टिक करना हो तो छोटा वाला टिक करेंगे, दोनों ऑप्शन में है, दोनों टिक करने हैं तो दोनों टिक करेंगे। बात समझ रहे हैं? हालांकि प्रिसाइसली अगर लिखा है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो 270 डिग्री फिर किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज रॉन्ग हो जाएगा, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही करेक्ट होगा। तो इसमें यह देखना है कि आंसर दोनों ही होते हैं, पर क्वेश्चन के पूछने का तरीका क्या है, और क्या पहला फर्स्ट आंसर लिखा है ऑप्शन में, नहीं लिखा है तो हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, और दोनों नहीं लिखे देन हम नन ऑफ दीज की तरफ जाएंगे, ठीक है। और अगर डायरेक्शन के साथ लिखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये तो डेविएशन की बात हो गई। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि अगर आपको क्लॉकवाइज पता हो तो एंटी क्लॉकवाइज को दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, आप 360 में घटाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आपका आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज पता है तो क्लॉकवाइज निकालने की जरूरत नहीं है, 360 में घटाएंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक। तो आइए हम देखते हैं डेविएशन बाय ए प्लेन मिरर। डेविएशन ऑफ ए लाइट रे
बाई ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर की कोई रे जब टकराती है, या डेविएशन ऑफ ए लाइट रे इन रिफ्लेक्शन, ऐसे लिखे तो ज्यादा अच्छा है यार। प्लेन मिरर क्या हर जगह ये फॉर्मूला वैलिड होगा। आइए बेटा, मान लेते हैं कि ये बेटा हमारे पास कोई भी मिरर है, कोई भी कैसा भी मिरर हो सकता है। यहां पर लाइट रे बेटा आ रही है और ये ऐसे जा रही है, और ये मैंने नॉर्मल बनाया। ये वाला कोण बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये वाला कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। लेकिन चूंकि आई और आर बराबर होते हैं, तो अब मैं दोनों को आई और आई लिखूंगा। मैं आई और आर नहीं लिखूंगा, बिकॉज आई बराबर आर होता है, तो मैं हमेशा दोनों एंगल को सेम नाम से लिखूंगा। ठीक है, अब यहां पर हमें बताना है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। तो ये देखिए मेरी प्रारंभिक रे थी, ये रे इस डायरेक्शन में बेटा जा रही थी, इसकी इनिशियल डायरेक्शन में ऐसे बना लेता हूं, दिस वाज द इनिशियल डायरेक्शन। ये रे ऐसे जा रही थी, अगर मिरर इसे रास्ते में बेटा ना मिला होता तो ये रे ऐसे चली गई होती। अब ऐसे जाने की बजाय ये रे ऐसे चली गई, तो ये फाइनल इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन, इस कोण को हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये डेविएशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन के नाम से जानूंगा। ठीक है, अब मुझे फिलहाल इस फोटो में एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन की वैल्यू बेटे बतानी है। बताओ क्या होगी इस फॉर्मूले में, है ना। ये पूरा कोण बता सकते हो कितना होता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में बना कोण जो है वो 180 डिग्री का होता है। उसमें से i प्लस आई 2i घटा देंगे, तो बताओ एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2i। ये इस सवाल में एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन का उत्तर है। यदि मैं तुमसे कहूं कि रे ऐसे जाने वाली थी और ऐसे चली गई, तो इस दिशा से नापोगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा बेटे। देखो कैसे, फिर से देखने के प्रयास करो। ऐसे मान लो गई तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर कल्पना करो ऐसे डेविएट हुई होगी तो ये इतना आ जाएगा। यहां से लेकर यहां तक कितना, 180 और प्लस 2i। तो बताओ क्लॉकवाइज वाले का डेविएशन कितना हो जाएगा बेटे, 180 प्लस 2। ऐसे भी मैं कह सकता था, ऐसे भी मैं कह सकता था कि 360 में घटा दो इसको। बताओ इसको 360 में घटाओगे तो 360 में 180 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 180। और माइनस 2i घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2i। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही, या दोनों को जोड़ के देखो तो 360 आना चाहिए, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब वही बात है कि अगर ये हमारा है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉक, तो अगर उसने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिख के आंसर पूछा है, तो जो पूछा है उसका आंसर करेंगे। ठीक है, दूसरा अगर उसने सिर्फ पूछा व्हाट इज द डेविएशन, और सेंस लिख ही नहीं रहा, 90 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री ऐसे आंसर दिए, ना क्लॉकवाइज लिखा ना एंटी क्लॉकवाइज लिखा, तो छोटा वाला पहले चेक करेंगे, 180 माइनस 2i। वो ऑप्शन में नहीं है, मान लो है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं, तो 180 प्लस 2i भी चेक कर लेंगे। वो ऑप्शन में है तो टिक कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं है तब तो नॉन ऑफ दीज पे चले जाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, ये रटना मत कि एंटी क्लॉकवाइज ही होता है, ये फोटो पे डिपेंड करता है। रे इधर से डाली है तो ये एंटी क्लॉकवाइज छोटा वाला है, क्लॉकवाइज बड़ा वाला है। रे अगर इधर से डाल दें, देखो ऐसे रे डाल दें उल्टा, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो रटना नहीं कि क्लॉकवाइज ही होता है। हाँ ये रट सकते हो चाहो तो, कि 180 माइनस 2i, 180 प्लस, एक होगा 180 माइनस 2i, एक होगा 180 प्लस 2i, पर कौन सा होगा ये नहीं क्लियर है। ये आपको फोटो थोड़ी सी बनाकर देखनी पड़ेगी, आप बिना फोटो बनाए करोगे तो गलत हो सकता है। ठीक है ना, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहां पर मैं एक डायग्राम और बना देता हूं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेटा ये नॉर्मल है, ये कोण आई है, ये कोण भी आई है, और ये रे ऐसे जा रही थी बेटा, ये इनिशियल डायरेक्शन थी, और ये देखिए क्लॉकवाइज जाएगा रे से क्लॉक, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा 180 माइनस 2i, और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा 180 प्लस 2। देख लो अच्छे से, कंफ्यूजन है।
आइए इस क्वेश्चन को जरा करते हैं। अब देखिए मैंने ये दो डायग्राम बना के आपको चीजें एक्सप्लेन करी कि बदल सकता है। देखिए यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ये है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ये। तो आप ये समझ गए कि नहीं, इसे रटना नहीं है। हाँ 180 माइनस 2i प्लस 2i होगा, दैट्स ओके। अब मैं आपको एक तीसरा डायग्राम बना के क्वेश्चन पूछे ले रहा हूँ। ये मैंने प्लेन को वर्टिकल बना दिया, मिरर को, और रे मैंने ऐसे डाल दिए। ये मेरा नॉर्मल है और ये एंगल मेरा 60 डिग्री। ये वाली इंसिडेंट रे है ना, तो इसका मुझे क्लॉकवाइज डेविएशन और एंटी क्लॉकवाइज दोनों सेंस में अलग अलग लिखना है। बेटा बताओ क्या आंसर आया आप लोग। तो पहले हम डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो ये रे ऐसे गई है तो ऐसे चली जाएगी, और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। और रे को जाना ऐसे था, है ना, और चली ऐसे गई, तो ये वाला एंगल छोटा एंगल होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज होगा ये। तो एंटी क्लॉकवाइज नीचे वाला है ना, तो पूरा 180 डिग्री है, उसमें 2i यानी 120 घट जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, 180 में से 2i घट जाएगा, 60 प्लस 60, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा ना एंटी क्लॉकवाइज। अब ये 180 प्लस 2i में लिखूंगा नहीं, 360 में सीधे घटा दूंगा तो ये 300 हो जाएगा। कोई परेशानी? और चाहो तो कर लो कि जाना ऐसे था, चली इधर गई है, इधर से नापोगे तो 180 तो यहाँ तक आ जाएगा, उसमें से 2i और जुड़ जाएगा। पर मैं हमेशा ऐसे करता हूँ कि मैं छोटा वाला एंगल निकाल लेता हूँ और उसको हमेशा 360 में फिर घटा लेता हूँ। 60 को 360 में घटाओगे तो 300 आएगा। तो इसलिए फॉर्मूला रटना नहीं है, थोड़ा समझ के डायग्राम को देखकर, वरना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपके इंटरचेंज हो जाएंगे। मिरर है तो 180 माइनस 2i 180 प्लस 2i ही रहेगा, लेकिन हो सकता है क्लॉकवाइज वाला आंसर आप धोखे से एंटी क्लॉकवाइज में लिख। दूसरी बात ये भी जानो कि जो रिफ्लेक्शन के नियम हर जगह वैलिड है। तो यहाँ जैसे ये नॉर्मल है, ये आपने रे डाली, ये ऐसे वापस रे गई, ये एंगल आई, ये एंगल आई। तो मुद्दे की बात ये है कि ऐसा नहीं कि इसे प्लेन मिरर में वैलिड है यहाँ पर। तो आप यहाँ देखें कि ये हर जगह वैलिड है। मैंने आपको 180 माइनस 2i, ऐसे वो दूसरा वाला 180 प्लस, तो जहाँ रिफ्लेक्शन लिखवाया, प्लेन मिरर नहीं लिखवाया। डेविएशन ऑफ लाइट रे इन रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन होता है तो कितना एंगल ऑफ डेविएशन होगा। अच्छा, लिख लिया सबने?
इसको बनाने की जरूरत नहीं, बस ये तो मैं समझाने के लिए। अब इसमें ग्राफ, अब यही छोटी सवाल है, बहुत हल्का सवाल है। ग्राफिकली क्वेश्चन पूछते हैं तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। आइए दिखाता हूं आपको। यही चीज लिखना है क्या अभी? अब जैसे मैं डेविएशन वर्सेस आई ग्राफ बनाऊं, डेल वर्सेस आई। देखो छोटा वाला डेविएशन ले रहा हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो प्रिंसिपल वाला डेविएशन 180 माइनस 2i। इसे ऐसे लिख लेता हूं, माइनस का 2i प्लस 180। अब इसको वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर मैं डेविएशन वर्सेस आई का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बताओ जब आई की वैल्यू जीरो होगी तो डेविएशन कितना होगा? 180 डिग्री। आई जीरो मतलब एक्स जीरो हो गया, तो 180 होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और स्लोप नेगेटिव होगा यानी ऐसे नीचे आएगा। डेविएशन जीरो कब हो रहा? अच्छा, आई वन जीरो और डेल 180 तो रिलेट करो किससे? आई बराबर जीरो यानी कि नॉर्मल की दिशा में रे आ रही, कौन सा इंसिडेंस हुआ? नॉर्मल इंसिडेंस। और नॉर्मल इंसिडेंस में रे सीधे ऐसे लौट जाती है, तो ऐसे आई और ऐसे लौट गई, तो कितना डेविएट हुई? 180 डिग्री। तो वहां भी मैंने बताया था कि डेविएशन 180 डिग्री होता है। अच्छा, ग्रेजिंग में याद करो, ग्रेजिंग में ऐसे आती थी, टच करके सीधी निकल जाती थी, तो डेविएशन क्या होता था? 0 डिग्री। अच्छा, ग्रेजिंग में रे मिरर को टच करती है पर नॉर्मल से कितना एंगल बनाती है? 90। तो आई बराबर क्या? 90। तो आई बराबर 90 रखोगे तो माइनस 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो 90 डिग्री पे मामला जीरो हो जाएगा, 90 डिग्री पे जीरो। तो ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, 180 से चालू होगा और 90 पे जीरो हो जाएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का ग्राफ बनेगा। अब एग्जाम न्यूमेरिकल कैसे आता है? हम तुमसे नीट में सवाल पूछ लेंगे कि हमने डेल वर्सेस आई ग्राफ एक प्लेन मिरर में बनाया है, या रिफ्लेक्शन में डेल वर्सेस आई ग्राफ ऐसा बनाया। हम नहीं बताएंगे कौन सा फॉर्मूला है, हम ये भी नहीं बताएंगे ये वाली वैल्यू क्या है, ये तुम्हें सोचनी होगी कि ग्राफ किसका बना है। ये 180 माइनस 2i तुम्हारे विचार में आनी चाहिए। हम ऐसे ग्राफ देंगे कि हमने ये डेल वर्सेस आई ग्राफ बनाया है, तुम मुझे बस ये बता दो कि जब ये वैल्यू 45 डिग्री होगी तब ये वाली वैल्यू कितनी होगी? दिस आंसर वी वांट। ये अननोन हमें बताना है। चलो इसकी वैल्यू मैं डेल नॉड कह देता हूं। तो हमने कहा फाइंड डेल नॉट। डेल नॉट की वैल्यू हमें बतानी है 45 पे। तो पहले तो आपको इस ग्राफ को देखकर पहचानना होगा कि आखिर ये ग्राफ मिरर के लिए है। तो मिरर में डेविएशन के दो ही फॉर्मूले हैं, या तो डेल 180 प्लस 2i होगा या 180, लेकिन 180 प्लस 2i में ग्राफ ऊपर जाएगा जो कि उसमें प्लस 2i है, स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। और ग्राफ नीचे आ रहा है तो स्लोप नेगेटिव है, यानी किसका ग्राफ है ये? 180 माइनस 2i का। बस उसमें i की वैल्यू डाल करके y की वैल्यू निकल आएगी। बताओ कितना आंसर आएगा?
यहाँ पर हमने डेल इक्वल टू 180 माइनस 2i फॉर्मूला यूज किया। डेल नॉट चाहिए था तो 180 माइनस 2i की जगह 45 का एंड इट विल बी डिग्री। ठीक है, सर हो जाए। अब हम लोग डिफ्लेक्शन डेविएशन की बात करेंगे। डेविएशन ऑफ ए रे बाय टू इंक्लाइंड मिरर। टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर। बेटा यहाँ पर मान लेते हैं दो प्लेन मिरर हैं हमारे पास और ये एंगल थीटा। अब एक लाइट रे मान लो इस मिरर पर पहले इंसिडेंट हो रही है और इसका ये मैंने नॉर्मल बना दिया और ये रे ऐसे आ जा रही। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी ये एंगल होगा I1 और ये एंगल भी I1। फिर यहाँ पर हमने एक नॉर्मल बना दिया। एंगल I2 होगा। ओके, चलिए दिस विल बी। इनके चक्कर में लड़ाई होते होते रह गई एक दिन। दूसरे रूम में हम कुछ पढ़ वढ़ रहे थे, फोन आया तो मैंने ऐसे लगाया कि उम्मीद थी कंपनी का फोन है। ऐसे आवाज आया, हेलो अनंत। तो हेलो किचन में आवाज पहुंची, हेलो अनंत। आगे का पता नहीं। आगे सुनाई नहीं पड़ा। तब तक मैंने काट दिया। फिर मैं आराम से अपना बिजी हो गया काम में। ना ना, तुरंत देखो सामने वाले व्यक्ति तुरंत नहीं पूछता है। आधा एक घंटे बाद खाना वाना खाने के बाद मुझसे पूछा गया, वो एक घंटे पहले फोन किसका आया था, तुरंत काट दिया आपने। तो मैंने कहा स्पेशल फोन, समझा करो। ऐसे समय मजे लेने का मन करता है ना। लेकिन लोगों को अंदाजा होता है कि आप कितने गहरे पानी में हो, है ना। लोग ज्यादा सीरियस नहीं लेते हमारे जैसे। तो हमने कहा ठीक है, देख लो मोबाइल ही है। थोड़ा हंसी मजाक हुआ, हमने कहा "अरे, हमारा फोन आएगा तो तुमको पकड़ा देंगे, क्रेडिट कार्ड तुम ही ले लेना"। तो खैर, तो यहाँ पर एंगल एक रे बेटा इस तरह की सिचुएशन में डेविएशन हमें देखना है। एक रे यहाँ से आ रही है ऐसे और ये नॉर्मल है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो I1 सेम हो जाएगा। फिर रे बेटा ऐसे आएगी और ऐसे आने के बाद मान लो यहाँ ये नॉर्मल है और एंगल I2 पे गिर रही। ये वाला एंगल बेटा I2 है, ये वाला जगह थोड़ी कम है तो लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ बगल में लिख दिया और उतने रे पे चली जाएगी। तो अब हमें बताना है दो रिफ्लेक्शन में टोटल डेविएशन कितना हुआ। तो हम एक सेंस में निकाल लेंगे, दूसरे सेंस में 360 में से घटा देंगे। अब बेटा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये वाली जो रे थी वो रे ऐसे आ रही थी ऐसे और चली ऐसे गई, तो ये पहला डेविएशन है, फर्स्ट डेविएशन। ध्यान रखो ये लाइन मैंने सीधी ड्रॉ करी बच्चों। ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, उसमें से 2I1 घटेगा। तो पहला डेल वन बताओ कितना आएगा, डेल वन कितना आएगा बताओ। 180 माइनस 2I1 कौन से सेंस में आ रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। कोई परेशानी तो नहीं किसी को। ये पूरा ये लाइन ब्लू वाली लाइन सीधी है, थोड़ी हल्की टेढ़ी हो गई। डॉट डॉट का अगर मिरर ना होता तो सीधे ऐसे जाती और ये एंटी क्लॉकवाइज इतना डेविएट हुई है, डेल वन। दूसरे वाले मिरर पे देखो, यहां पर बेटा देखो, अब ये रे ऐसे आ रही है, अगर ये सीधी चली जाती तो ऐसे चली जाती और डेविएट हो गई ऐसे, डेल टू। तो ये पूरा 180 डिग्री, उसमें 2I2 घटेगा, तो 180 माइनस 2I2
ये भी सेम सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को जोड़ देंगे तो नेट डेविएशन आ जाएगा। तो डेल इज इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 300, 180 180 जुड़ जाएगा, 360 माइनस टू आई वन प्लस आई टू। अब ध्यान पूर्वक देखना, जरा ध्यान पूर्वक, ये वाला कोण थीटा है, ये वाला कोण कितना है? ये है 90 माइनस आई वन। देखो ये डॉट डॉट वाली लाइन नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रही, 90 है, उसमें से आई वन घटा देंगे। इसी तरह ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला जो कोण है ये है 90 माइनस आई टू। तो इन तीनों एंगल का सम 180 है, इक्वेशन नंबर वन। तो यहां थीटा प्लस 90 माइनस आई वन प्लस 90 माइनस आई टू बराबर 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 90 90 180 खत्म हो जाएगा। थीटा बराबर आई वन प्लस आई टू, इक्वेशन नंबर टू। यहां आई वन प्लस आई टू को थीटा रख देंगे तो डेविएशन का आंसर आ रहा है 2 पाई। 360 डिग्री को 2 पाई बोल दे रहे हैं, माइनस 2 थीटा, या 2 इंटू पाई माइनस थीटा, वट एवर जो भी आप रटना चाहो। ये रटा होना चाहिए। देखिए अगर एक रे आती है मिरर से, बेटा रिफ्लेक्ट होती है, दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होती है और चली जाती है, तो दो रिफ्लेक्शन के बाद जो नेट डेविएशन है वो आपका इतना आएगा 2 पाई माइनस थीटा। देखिए ये आ रहा है आपका इस फोटोमर, ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज यहां पर कितना आ जाएगा? 2 पाई में से एंटी क्लॉकवाइज वाला घटा देंगे, तो 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 थीटा। तो क्लॉकवाइज बोलो कितना आ जाएगा? 2 थीटा। तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि आंसर दोनों याद होने चाहिए। तो डेविएशन या तो 2 पाई माइनस 2 थीटा होगा, या डेविएशन जो होगा, या जो डेविएशन होगा वो 2 थीटा होगा। मैं ये दोनों रटे होने चाहिए। डेविएशन के आंसर दो हैं, आइदर डेविएशन विल बी 2 थीटा और 2 पाई माइनस 2 थीटा। फॉर्मूला ही रटना है, तुमको डिराइव नहीं करना है एग्जाम में। लेकिन इस बात को समझना है कि क्लॉकवाइज वाला अगर 2 थीटा है तो एंटी क्लॉकवाइज वाला 2 है। ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा हल्का सा रे बनाकर कि कितना है। मतलब 2 पाई माइनस 2 थीटा वाला आंसर लिखना होगा कि 2 थीटा वाला, दोनों ही आंसर होते हैं। जैसे यहां पर मैंने जो 180 माइनस आई 180 माइनस आई जो लिए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं, दोनों सेम सेंस में हैं तो मैंने जोड़ दिए हैं। अपोजिट होते तो मैं घटा दिया होता और फाइनल आंसर मेरा इतना। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो। इसके बाद केमिस्ट्री की टाइमिंग चेंज हो गई क्या? एसआरबी की केमिस्ट्री की वही, बाकी टाइमिंग वही है पुरानी। ग्यारह बीस से 12:30, 28 तो हो गया। 2 मिनट में तुम लोग लिख पाओगे, क्वेश्चन कल कराएंगे। तो एक देखो, 1 घंटे 10 मिनट पता नहीं चलता बिल्कुल। तो इसीलिए हमने कहा एकदम टाइम पे आना, लेट मत आना, क्योंकि ऑप्टिक्स बड़ा चैप्टर है। और उम्मीद है कि 3 हफ्ते में ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। पर चूंकि क्लास थोड़ी छोटी हो गई है तो 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, तो जब होगा कंप्लीट करा देंगे। हाँ नहीं बेटा, लाइव नहीं। लाइव क्या करोगे? अनलिस्ट यहाँ पे लाइव होती नहीं एक्चुअली। तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आज शाम तक रिकॉर्डिंग पड़ जाएगी। हाँ, तो एक दिन पीछे कर लिया करना, जब आना ही नहीं है क्लास तो रिकॉर्डिंग सोचना कल से बैच चालू हुआ है। उनके लिए है कि जो कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, कभी आएंगे उनको दिक्कत है। ठीक है, और प्रयास करेंगे कि इसको अनलिस्ट करके अगर लाइव हो जाएगी यहाँ से तो ग्रुप पे लिख, लेकिन मैनेज नहीं होगा। आओ आओ थोड़े दिन की बात, 2 महीने की बात बेटा।
बस 2 महीने में सिलेबस खत्म। 2 महीने तक शाम को भी सुबह दोनों पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट। जनवरी फरवरी अगर 2 महीने लगातार पढ़ लोगे, सिलेबस खत्म, कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद आराम से घर बैठो, रिलैक्स करो, पार्टी करो।